नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस जो सेकंड लेक्चर ये हमारा रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, जिसके अंदर आपने वेरियस टाइप ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और साथ के साथ उनकी डेफिनेशन, मीनिंग, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उनका मीनिंग, ये सब कुछ चीज़ें हमने समझी। तो जो हमारा जो सेकंड लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली अबाउट द हिस्ट्री होने वाला है, क्योंकि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से उसका जो है काम हुआ है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें। और जो मेन इंस्टीट्यूट्स आपके जो आज एग्रीकल्चर में प्रेजेंट हैं उनकी भी आपको डिटेल मिलने वाली है। तो जो ये लेक्चर होने वाला है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी लेक्चर में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ के साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, ये थोड़ा ही है, बट इसको जो है इसमें रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है, ये आपने काफ़ी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो आपकी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो 10,000 साल पहले स्टार्ट की गई थी। जो भी आदि मानव वगैरह उस टाइम जो प्रेजेंट थे वहाँ पर उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वाइल्ड क्रॉप्स को यूज़ करके कल्टिवेशन स्टार्ट किया था। यही सब यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आता है स्टेजेस फ्रॉम गैदरिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो जो उनकी गैदरिंग से लेके कमर्शियल फार्मिंग, मतलब सबसे पहले वाइल्ड चीज़ें उगाई जाती थी, उसके बाद सीधा जो आपका है वहाँ पर कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग की जाती है। तो ऐसा जो पॉसिबल कैसे हो पाया वही चीज़ें हम देखेंगे। देखिए जब गैदरिंग की जाती थी आपकी, तो जो है आपकी वाइल्ड प्लांट की जाती थी, मतलब जो जंगली होती थी। आपने 12th क्लास में हमने पढ़ा होगा वाइल्ड कैबेज, वाइल्ड रेड, आपका जो है कैरेट, ये चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि उसके अंदर जो है एवोल्यूशन उन्होंने नहीं की, उसको कमर्शियल रेट के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए प्रोटेक्शन ऑफ प्रेफर्ड प्लांट, जो उनसे अच्छे प्लांट उनको लगते थे खाने लायक, तो उसकी जो है प्रोटेक्शन की जाती थी। ठीक है, वाइल्ड प्लांट इन द नेटिव स्टैंड वॉलंटियर प्लांट्स अराउंड कैंपस। ठीक है, उसके बाद गार्डनिंग जो है आपकी गार्डनिंग की जाती थी। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग रूट्स, कटिंग ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स एंड प्लांटिंग ऑफ द सीड क्रॉप। तो मतलब उसको एक तरह से एवोल्यूशन किया जा रहा था उसका, जो प्रेफरेबल क्रॉप्स है उनको रख के जो अच्छी क्रॉप्स है, मतलब उनको हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रो कर सकें, और वो इम्प्रूव होती चली गई, जिसको बाद में जाके कमर्शियल रेट पे हमने उगाना स्टार्ट कर दिया उस टाइम के जो है लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आता हमारा आपका सब्सटेंशियल फार्मिंग, जो कि आपकी जैसे ट्री शब्स हर्ब्स आपका ग्रासेस यूजली ग्रोन इन द पॉलीकल्चर अंडर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कंडीशन। जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कंडीशन के अंदर आपके उगाए जाते थे, वो सब्सटेंशियल फार्मिंग के अंडर आ जाते थे आपकी। ठीक है, अब आप देखेंगे सब्सटेंशियल एंड कैश क्रॉपिंग ग्रोन इन द सेपरेट फील्ड। अब आपको पता है जो कैश क्रॉप्स होती है आपकी, जैसे कि बनाना वगैरह, तो उसको हम जो है सेपरेट फील्ड में उगाते हैं, क्योंकि हमें उसको सिर्फ कमर्शियल रेट पे ही चाहिए वो, इसलिए उस कैश क्रॉप्स को जो हम अलग से ही उगाते हैं। और उसके बाद जो हमारी होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, ट्रेंड वर्ड मोनोक्रॉपिंग। और जो आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है उसके अंदर होता है आपका ट्रेंड वर्ड मोनोक्रॉपिंग, मतलब एक ही क्रॉप को, जैसे आपको कैश क्रॉप में आप कई बार ऐसे भी करते हैं कि बनाना और कॉफ़ी लगा सकते हैं, बट कॉमर्शियल क्रॉपिंग में आप जैसे वीट लगाते हैं तो वीट पूरे खेत में एक वीट ही लगी होती है ऑलमोस्ट अराउंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में। तो उसको क्या होता है, उसका ट्रेंड वर्ड होता है मोनोक्रॉपिंग, मतलब एक ही क्रॉप को उगा दिए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका जो रिटर्न मिलता है वो आपस में सारा इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो ये होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सिंपल सा। उसके बाद आता है रूट क्रॉप एग्रीकल्चर। रूट क्रॉप एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, रूट क्रॉप में यही है कि आपने जब स्टार्ट की थी एग्रीकल्चर तो उस टाइम आपके पास क्या कोई टूल वगैरह ज़्यादा प्रिमिटिव टूल नहीं थे, सारा कुछ यही लिखा हुआ है इसमें। आप एक बार इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा। आपके पास ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं था, मतलब लैंड फर्टाइल था बट आपको इतनी नॉलेज नहीं थी उसको यूज़ कैसे करना है। नहीं आपके पास प्रॉपर सीडलिंग होती थी। ठीक है, आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी आपको चाहिए, जैसे कुल्हाड़ी या फिर आपको कोई खड्डा खोदने के लिए कोई खुरपी कुछ भी चाहिए, तो उस टाइम उतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं होती थी, ना ही मेटल था। ठीक है, तो वो जो है सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा करा आपने धीरे धीरे। उसके बाद हैंडिंग गदरिंग के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आपने प्रिपेयर किए। तो इस तरह से करके ये जो एवोल्यूशन होता गया, तो इसने ही आपको जो है आपकी बेसिक एग्रीकल्चर इंटेंसिव फार्मिंग को हमारी कमर्शियल फार्मिंग में बदलने में सबसे मेजर रोल प्ले किया। तो यही बातें इसमें सब मेंशन है, आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री हमने अब यहाँ पर पढ़नी है सारी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम आएंगे आपका नेलिथिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, आपका वेस्टर्न इंडिया में जो नेलिथिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आपका जो पीरियड था 7500 से 6500 BC। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट।
ठीक है, जो क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले और उनके जन्म से बाद होता है एडी। ठीक है, तो इस बेस पे हमने जो टाइमलाइन को डिवाइड किया, तो उससे पहले क्या हमारे पास था, हमने जो है पॉलिस्टर, स्टोन एक्स, सिकल, उसको यूज़ किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि बारले, वीट, राइस, इनके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा 3000 से 1700 BC, BC मतलब वही मैंने आपको बताया, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद आपका हो गया स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन को जो स्प्रेड हो गया था आपका कहाँ पे, टू इजिप्ट और इंदस वैली, वहाँ पर आपका जो है वहाँ तक पहुँच गया आपके पास वहाँ। ठीक है, जो सीन था रेवोल्यूशन का, वो जो है कंट्री के बीच, जैसे कि आपकी रिवर नाइल, गंगेज। ठीक है, तो मैन ने क्या किया, इन्वेंट कर लिया जो प्लो। ठीक है, टाइम के साथ जो आपका एवोल्यूशन होता चला गया, आपकी चीज़ें इन्वेंट होती चली गई, तो मैन ने जब प्लो को इन्वेंट कर लिया, तो उस ओक्सन के साथ, मतलब जो आपकी जो बैलगाड़ी वगैरह होती है उसको उसके साथ, ठीक है, आपका जो जैसे हम कैसे यूज़ करते हैं, हम एक बुलक यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको बुलक का यूज़ आ गया। ऐसे ही आपके पास खेत में आपको पता लग गया कि जो है आपको जोड़ना है, देखिए सांड सांड वगैरह को यूज़ करके हम जो है प्लो कर सकते हैं। तो ये चीज़ों की जब नॉलेज आती चली गई, आपके पास इक्विपमेंट्स होते चले गए, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, धीरे धीरे ये इस चीज़ों का एवोल्यूशन होता चला गया। उसके बाद आपका इसमें एक मेंशन है मोहनजोदारो टू हड़प्पा टेरिटरी। आपको पता है मोहनजोदारो एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, जहाँ पर लोग बिल्कुल ही एक सिविलाइज्ड वे में रहते थे, जैसे कि आज के सेक्टर्स आप देखते हैं, उससे भी बेटर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब वहाँ पर उन्होंने इन्वेंट करना शुरू कर दिया था। और जो आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब पार्ट में आज भी आपको इसके अंश दिख जाते हैं। ठीक है, हड़प्पन्स रेज्ड ब्रेड, वीट, बार्ले, सीशम। तो हड़प्पन्स ने क्या उगाना शुरू किया था, आपका ये सब फसलें, ब्रेड, वीट, सीशम, पीस, कॉटन, रेप एंड मस्टर्ड। तो ये, और उन्होंने साथ के साथ जो है कैटल फार्मिंग भी की है, जैसे कि बफेलो, गोट, शीप, पिग, कैमल, एज, डॉग, और आपकी जो कैट, ये सब एनिमल्स भी उन्होंने रखे। और जो आपके हरमन एग्रीकल्चर जो है, उनका जो वे है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उन सब स्टेट में भी वहाँ तक पहुँच गया धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा टाइम पीरियड आता है 1800-1600 BC का, जब आपके आर्यंस जो है माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं आपके हिमालयस के थ्रू। तो उस टाइम क्या होता है, आपके जो घोड़ों की एंट्री होती है, घोड़ों का जो है वो घोड़े पर आए थे सवार होके, तो उस टाइम हमारे जो हॉर्स हैं उनका भी जो है डोमेस्टिकेटेड स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 1500 से 1000, जब आपका जो है वैदिक एज आ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी जो है आयरन प्लो आपके आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे कि जैसे हमारे बार्ले, वीट, बीन्स, सीसम, मिलेट, राइस, ठीक है, इनका भी हमारा जो यूज़ बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन है, एक बार आप इसको रीडिंग लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कई बार एक बार इस पर नोट आ जाता है अच्छा खासा, कि आप एक बार प्लीज़ एक बार सारा का सारा जो है हिस्ट्री कंटेंट आप एक लाइन में बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट में लिख दें। कई बार 10 नंबर में भी आप पूछ लिया जाता है एंड टाइम में। ठीक है, कि आप सारा जो है हिस्ट्री, एवोल्यूशन सारा एक बार साथ में लिखें, तो ये डेट आपको तब बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ से आप ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, या कभी छोटा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ द वैदिक पीरियड। ठीक है, व्हाट इज़ द आर्यन पीरियड टाइम, मतलब कभी शॉर्ट्स में आपका MCQ में बन जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस जो है चैप्टर से बन जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, उसके बाद आपका बुद्धिस्ट पीरियड आता है 600 BC में। उसके बाद आपका आर्बोरिकल्चर, और आपका आर्बोरिकल्चर जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। हॉर्टिकल्चर आपको पता है कि आपकी जो वेजिटेबल्स वगैरह है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 एनुअल हार्वेस्ट, विंटर विंटर और समर वाटर के लिए उस टाइम। ठीक है, तो अभी AD में आ गए हम, 300 AD में आ गया, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो ये बाद की थोड़ी बातें हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, साउथ में भी आप देखते हैं कि शुगर केन आज अब इतना अच्छा अवेलेबल है वहाँ। ठीक है, पेपर, टर्मरिक, ठीक है, वो आपको वहाँ पे अब कॉमन हो चुकी है वो। ठीक है, जो 300 AD के बाद आपका जो आ जाता है। ठीक है, गुप्ता पीरियड जो हमारा था, उसने बहुत ही मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया वहाँ पर लैंड इंप्रूवमेंट में। ठीक है, जो हमें उसका जो रिकॉर्ड मिलता है वो हमें कैसे रिकॉर्ड मिलता है, अगर कोई रिकॉर्ड हमें मिलता है। ठीक है, रिकॉर्ड हमें मिलता है किताबों के थ्रू, बुक्स के थ्रू, हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्रू, कि हमारे वो वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट होता है। तो वही स्क्रिप्चर्स यहाँ पर भी मेंशन है, जैसे कि अमर कोशा एक जो है रिटन है, उसमें से जो आपका जो है पीरियड के बारे में जानकारी ली गई है। और वो किस पीरियड के दौरान लिखा गया था, चंद्रगुप्त 2 के दौरान लिखा गया था, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोल इरिगेशन, इम्प्लीमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, और हमें पता लगता है कि उस टाइम क्या किया जाता था। तो उस टाइम भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें उगाई जा रही थी, वेजिटेबल, पम्पकिन, ठीक है, सब यहाँ पर जो है मेंशन है। आप एक बार यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से थोड़ा एक बार मोटा मोटा यहाँ से अंदाज़ा दे देता हूँ। ठीक है, आपको जो वहाँ उसके बाद आ जाता है आपका खनुज एम्पायर ऑफ हर्षा। आपने सुना भी होगा नाम ये कई बार, खनुज एम्पायर का।
ठीक है। तो जो है यहाँ पर राइस वेराइटी बड़ी अच्छी उगाई, मतलब जैसी हमारी आज के टाइम बासमती होती है वैसी एक वेराइटी उगाई जाती थी जो कि इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंट थी, उसको हम बोलते थे राइस ऑफ ग्रैंडेज, और उसको मगध रीजन में उगाया जाता था। आपको पता होगा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, मगध रीजन आपका कितना फर्टाइल माना जाता था। ठीक है, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें उगानी हुई दिख मिल जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा 9 टू जो 11th सेंचुरी है वो हमें मिलती है कृषि प्रसारा में आपकी। ठीक है, जो कि पसारा जी ने लिखी थी 1950 से लेके 1100 AD में। ठीक है, आपको सारी चीज़ों के बारे में वही सेम चीज़ें, इरीगेशन, टिलेज, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, उन चीज़ों के बारे में आपको बताती थी। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पर सब कंप्लीटली लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक कृष्ण देवाचार्य, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया इरीगेशन के बारे में। ठीक है, विजयनगर जो एक साउथ में आपको पता है विजयनगर, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया उनके द्वारा, और एक कैनाल बनाया गया। ठीक है, कोरागल और आपका बसवाना, ये आपका चैनल वहाँ पर जो है खोला गया ताकि जो वाटर की इरीगेशन कम्प्लीटली वहाँ पर अच्छे से पहुँच सके। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप जो उगानी जानी चाहिए थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद हमारा आ जाता है बाबर। बाबर का ज़माना जब आता है, मुगल डायनेस्टी जब इंडिया में आती है, उन्होंने मुगल ने ज़्यादातर काम वैसे गार्डन और फ्लावर्स पे किया गया। ठीक है, और जो है इरीगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने में किया गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ काम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो काफ़ी चीज़ें ना वो बाहर से इंट्रोड्यूस हमारे इंडिया में करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, आपका टोमैको, आपका पोटैटो, कैश्यू, गोवा, जो आपको पता है कि ये वाली सारी चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। तो ये अपने साइड से जो है यहाँ पर चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे एरिया में, जो कि वेल सूट हो जाती हैं। तो इस हमारी जो है वैरायटी बढ़ जाती है। तो इसका हमें यहाँ पर ये फ़ायदा होता है। और जो हमारे शाहजहाँ थे वो, उन्होंने क्या हुआ, वो वेस्ट जम्मू कैनाल जो आपका वहाँ पर स्थित है, वहाँ से उसकी तो डिगिंग की गई। ठीक है, जो कि हमारा जो वहाँ से मतलब पानी की जो सप्लाई थी वहाँ से वो फिर से खोल दी गई, जो एक टाइम बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यही सब जो है हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ आता है ब्रिटिश रूल का जो पास्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं है कि जमींदारी सिस्टम उस टाइम हुआ करता था, और रैयतवारी सिस्टम, मतलब आपको जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था हर एक किसान से। वही सब यहाँ चीज़ें मेंशन है। यहाँ थोड़ा बहुत डाटा यहाँ पर आपको गिवन है कि फेमाइन कब आया था। ठीक है, उसके बाद एक रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी बनी थी जो कि डॉक्टर VA वलकर के नीचे प्रेजेंट थी, जिन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी 1891 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यहाँ पर ड्रॉट आने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंस बने, और एग्रीकल्चर, सोइल, सारी रिपोर्ट इसमें अवेलेबल थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ये डाटा आता है कि 1905 में आपका जो पूसा बिहार में जो आपका ARI, जो आपके आज के टाइम में ICR न्यू दिल्ली में स्थित है, वो यहाँ पर 1905 में आपका बिहार में खोला गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर यही है, फाइमैन के बारे में यहाँ पर गिवन है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी जो है ब्रिटिश एम्पायर में घटित हुई थी। आपको इसको एक बार रीडिंग लेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी। ठीक है, तो अब आती है मेन डेट जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1871 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, हायर एजुकेशन 1878। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा भी हैं, वो आप बिल्कुल छोड़ के चले जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक डेट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ऐसे आराम से छोड़ सकते हैं, जैसे कि 1890 इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसमें आपका डॉक्टर JA आपका जो वोल्कर है, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि आपको बता सकें कि क्या मायन में हमें क्या क्या डैमेज हुआ। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका आ जाता है। फर्स्ट इरीगेशन कमीशन 1905 आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ARI जो है आपका बना था इंपीरियल। उस टाइम ये इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होया करता था। ठीक है, तो ये पूसा में स्थित था, अब जो है न्यू दिल्ली में आके शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आप कुछ चीज़ें हैं हम छोड़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको अभी बताता चलूँगा। जैसे कि आपको 1929 भी पढ़ना है, आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब 1929 में आपका जो न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया था आपका ARI। ठीक है, आपका जो है, जो अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, आपका जो ICR है, वो पहले ARI होता था। ठीक है, ये आप कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। ये 1942 आप एक बार पढ़ सकते हैं, ग्रोम और फूड कैंपेन जो 1942 में स्टार्ट किया गया था। और आप इसमें से 1956 वाला प्रोजेक्ट भी पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट फॉर इंटेग्रेशन ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल और मिल्ट्स। यहाँ पर जब इनकी आपका पिरकॉम ये जब आपका आया था, तो इसमें आपको कॉटन, ऑयल सीड और मिलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, साथ के साथ आप IADP भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में आया था। ये आपको आगे एक्सटेंशन में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि आपको कौन सी स्कीम कब आई, पर आप एक बार फिर से इस बार को पढ़ लें। NSC ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 में आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं आपका जो ADP का इम्प्रूव वर्जन
AIAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, जिसके अंडर आपको जो है एरिया प्रोडक्शन जो है आपकी विलेज में जो एरिया को इकट्ठा करके एक कम्युनिटी डेवलप की गई, तो उसमें आपका IAAP ये उसका काम था कि हर एक पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर ग्रोथ की जाए। तो IAAP प्रोग्राम के थ्रू होता है 1965 में। ठीक है, हाई यील्डिंग प्रोग्राम आपका 1966 में, इसमें आपकी हाइब्रिड वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस गई, आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हाइब्रिड से लगाएं, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो और इसमें इंपॉर्टेंट है ड्रॉट फ्रॉम एरिया प्रोग्राम, ये भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1970 में जब आपको देखा कि ड्रॉट हो रही है, तो उसके लिए आपने एरिया असाइन किए गए कि इस एरिया में आपको जो है ज़्यादा ज़रूरत है, कि इस एरिया में ड्रॉट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट इनमें से जो होगा आपका T&V विजिट प्रोग्राम भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो है एक फार्मर को जो एक ट्रेनिंग और एक विजिट, दो काम इसमें होते हैं। एक जो है कोई एक आपका जैसे कि ADO या कोई भी आपका एजुकेटेड पर्सन जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा, वो ट्रेनिंग देगा वहाँ जाके, और जो है विजिट करेगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दो चीज़ें इस प्रोग्राम में शामिल थी। इंडियन ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था 1977 में। ठीक है, और इसमें नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरी डेट मैं बता देता हूँ, 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नबार्ड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट ये बहुत ही कॉमन डेट है, आपके जो JRF में भी पूछ ली जाती है। और उसके बाद इनमें से आप एक बार ये भी पढ़ लें। ठीक है, 1998 में आपका नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो और ये हमारे हैं इंस्टीट्यूट जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट करते चलेंगे, जैसे कि आपका शिमला में CPRI है, जैसे आपका पोटैटो पे है, शिमला के अंदर है। ठीक है, इसको आप कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में हमारा, कॉटन रिसर्च हमारा नागपुर में, सबसे ज़्यादा कॉटन आपकी महाराष्ट्र एरिया में होती है, इसलिए वहाँ पर ही इंस्टीट्यूट रखा हुआ है। आपका ये भी बहुत पूछा जाता है, सेंट्रल एरिया एरिड जोन रिसर्च हमारी जोधपुर राजस्थान में स्थित है ये वाला। वेस्ट बंगाल में जूट एंड अलाइड, आपको पता है जूट जो है बांग्लादेश उस साइड बहुत ज़्यादा उगती है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं वेस्ट बंगाल को। और इसमें से आप याद कर सकते हैं, देखिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये भी बहुत पूछा जाता है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइस, यही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। साथ के साथ आपका जो सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल में है, ये हरियाणा में। ठीक है, और आप इसमें से पढ़ सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च है ये पूरा नाम इसका, जो कि आपका करनाल में ही स्थित है, हरियाणा में। हरियाणा के करनाल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि NDRI वीट बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपका ये सैलिनिटी वाला भी आपका, और ऐसे ही हिसार में भी आपके 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसमें से आपको इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है रांची में स्थित है। ठीक है, रांची वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है। और बात करें जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है कोलकाता में इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इसके बाद ये सारे एक बार आप खुद रीड करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई भी ट्रिक से आप एक बार इसको याद कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट मेरे को दिख रहे हैं मैं आपको एक बार वो बताता रहूँगा, जैसे कि नेशनल ब्यूरो फॉर जेनेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ये JRF में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। देखिए कुछ चीज़ें आपको जो है याद ही करनी पड़ेंगी, बस आपको एक बार रीडिंग लेने की जरूरत है, इससे ज़्यादा आपका है नहीं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्लांट क्वारंटीन आपका रीजनल स्टेशन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। शुगर कैन आपका जो है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका तमिलनाडु में है, कंप्यूटर में। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्योंकि शुगर कैन आपका ज़्यादातर साउथ में उगाया जाता है,